हेलो एवरीवन, दिस इज़ संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सजवान क्लासेस में। क्या कभी आपने गणतंत्र दिवस मनाने से पहले सोचा कि गणतंत्र दिवस में वास्तविकता में गणतंत्र का मतलब क्या है? क्या आपने कभी सोचा कि भारत जिस तरीके से एक राष्ट्र बना, इस भारत के राष्ट्र बनने के नीचे नींव क्या रखी गई? और क्या कभी आपने सोचा कि भारत के संविधान को लिखने में इतना समय तो लगा, लेकिन इस संविधान की मूल आपका संक्षिप्त सार है वो क्या है? क्या कभी आपने सोचा? और क्या आपको लगता है इतना सब कुछ सोचने के बाद कि वर्तमान स्थितियों में और तात्कालिक परिप्रेक्ष्य में लिखी गई बातें सत्य सिद्ध होती हैं? तो इन सभी मुद्दों पे, इन सभी बातों पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज के हमारे इस छोटे से वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रियम्बल के बारे में कि इस प्रियम्बल में भारतीय संविधान को किस तरीके से देखा गया है, भारतीय संविधान को क्या कहा गया है और भारतीय संविधान के मूल बिंदुओं को क्या रखा गया है। तो पहले बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रियम्बल में कौन कौन सी बातें कही गई हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका कहती है हमारी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। द नेक्स्ट वन, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में, और आज आपकी जो भी तारीख है 26 नवंबर या 26 जनवरी की जब हम बात कर लेते हैं, इस संविधान को आत्मसात करते हैं। तो इसमें जो ये बड़े बड़े भारी भरकम शब्द लिखे गए हैं, इन भारी भरकम शब्दों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसे अच्छे से समझ सकें। तो थोड़ा सा इन पे ध्यान दे देते हैं कि हमारे ये जो शब्द हैं क्या क्या बातें करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे उन मूल शब्दों पे जिनकी हम बात करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेट में कितना परिवर्तन आ जाता है, कितना चेंज आता है हिंदी से इंग्लिश में जाने में। तो सबसे पहले हिंदी को डिकोड कर लेते हैं, जो हमारा बोलता है कि हम भारत के लोग। अच्छा, ये भारत के लोग कौन हैं? तो ये सीधी सीधी बात करता है कि वो सभी जो भारत में रहते हैं। यहाँ पे कोई बात ये नहीं कही गई कि जो भारत में पहले से रह रहा है, तात्कालिक आया है, या आने वाले भविष्य में होगा। ये उन सभी के लिए कहा गया है जो भारत में रहते हैं, भारत देश में जो रहते हैं, इंडिया, हिंदुस्तान या भारत जैसे हम कहते हैं, उसमें जो रहते हैं। दूसरी बात आती है संप्रभुता, सोवेरेनिटी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। संप्रभुता का मतलब सीधा सीधा होता है कि भारत जो देश है ये अपने आंतरिक मामलों में और राजनीतिक मामलों में, और ये कह सकते हैं कि विश्व स्तर पे जितने भी मामले हैं सभी में अपना नेतृत्व खुद करेगा। ये किसी के अधीन नहीं होगा, बिकॉज़ आज़ादी से पहले हम ब्रिटिश क्राउन के अधीन थे। तो जब हम ब्रिटिश क्राउन के अधीन थे तो हमारे सारे निर्णय, देश की सारी व्यवस्थाएं अक्सर ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आती थी और हम उन्हीं के निर्णयों पे चलते हैं। लेकिन सीधा सीधा बता दिया कि संप्रभुत्व, इसका अपना प्रभुत्व होगा, अपना काम करेगा, ये अपना लॉ और रेगुलेशन करेगा। फिर बात करते हैं समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, ये दो शब्द हैं। समाजवादी उस समाज को कहते हैं जिसमें राष्ट्र की संपत्ति पे कभी भी किसी भी एक व्यक्ति का सिंगल रूल, रेगुलेशन या अधिकार नहीं होता, बल्कि देश की पूरी जनता या कहें उस राष्ट्र के लोगों को पूरा उसमें हक दिया जाता है कि कोई भी
उसे रेगुलेट कर सकता है, बट उसके पीछे भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, मतलब सभी को समान माना गया है। ठीक, फिर हम बात कर लेते हैं आगे। पंथ निरपेक्ष जो शब्द इस्तेमाल किया गया, पंथ निरपेक्ष को यूँ तो बहुत वाइडली डिस्क्राइब नहीं किया गया, लेकिन पंथ निरपेक्ष जो शब्द है उसका आशय जो सीधा सीधा संविधान में दिया गया है कि हम किसी भी एक धर्म विशेष, एक पंथ विशेष के अनुयायी नहीं होंगे। हम सभी को समानता से मानेंगे, सभी को समान रूप से देखेंगे। हम किसी भी एक के लिए फेवरेबल नहीं होंगे, हम सभी को समान मानते हैं, बराबर, इक्वलिटी, पंथ निरपेक्ष हैं। हम किसी भी एक के लिए झुके हुए नहीं हैं, हम सभी की रिस्पेक्ट, इज्जत करते हैं। फिर हमारा जो अगला शब्द आता है वो आता है लोकतांत्रिक और गणतंत्र। ये दोनों शब्द अक्सर कन्फ्यूज़न करते हैं कि लोकतांत्रिक का मतलब क्या है और गणतांत्रिक का मतलब क्या है। गणतांत्रिक का मतलब यह है कि रूल जो हो, जो हमारा लीडर सेलेक्टेड हो, वो लोगों के इलेक्टेड हो, लोग चुने उन्हें, तो यही आपका गणतांत्रिक का मतलब होता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब क्या है कि लोग अपने पूरे रेगुलेशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन करें। आप जब भी किसी देश में, राज्य में सरकार चुनते हैं तो वो आपकी चुनी हुई सरकार हो, दोनों में अंतर है। एक तो जनता चुने और एक आप सेलेक्ट करें। अब देखो, गणतंत्र का मतलब तो होता है कि इलेक्टेड बाय पीपल्स। लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोग उसमें रेगुलेशन में हेल्प करें। ऐसा मत करें कि किसी एक को बोल दिया कि ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे पास दो तरीके की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं। एक आता है वंशागत लोकतंत्र और दूसरा होता है हमारा लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। गणतंत्र आपके इलेक्शन की बात करता है कि आप उसे सेलेक्ट करें और आपका जो सेलेक्टेड पर्सन हो आपका हो। लेकिन जो आपका वंशागत आता है वो कह रहा है कि जो सेलेक्टेड है, पहले से एक बार सेलेक्ट हो गया, वही चलता रहे। ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है स्वतंत्रता। ये बड़ा कंफ्यूजिंग और बड़ा आपको परेशान करने वाला शब्द आएगा कि स्वतंत्रता का एक्चुअली मतलब क्या। हम जानते तो हैं स्वतंत्र होने का मतलब क्या है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कि मतलब हम घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। नो, यहाँ पे स्वतंत्रता का थोड़ा सा मॉडिफाइड, और इसे स्वतंत्रता एक्चुअली न मान करके इसे ना आप इस तरीके से मान सकते हैं कि फ्रीडम अलग चीज़ होती है, इंडिपेंडेंस अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो फ्रीडम और इंडिपेंडेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप स्वतंत्रता का मतलब एक सिंगल वर्ड से नहीं ले सकते। अब जो भारत में स्वतंत्रता की बात कही गई है वो कैसे कही गई है कि आप न्याय, उपासना और धर्म ये स्वतंत्र है। आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक ही सेलेक्ट करना है, किसी एक को ही माने। अगर मैं इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ूं तो इस प्रस्तावना में कहा गया है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। पहली बात, स्पीच ऑफ फ्रीडम, आप विचारों में स्वतंत्र हैं, आपके विचार बंधे हुए नहीं हैं। अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, आप आराम से एक्सप्रेस कर सकते हैं खुद को, जिस तरीके से अभी मैं अपनी बातें कह रहा हूँ स्वतंत्रता के बारे में या संविधान सभा की उद्देशिका के बारे में। और तीसरा, विश्वास, आप बिलीफ किसी में भी कर सकते हैं। आप लोकतंत्र में करें, गणतंत्र में करें, राजतंत्र में करें, आपके बिलीफ के लिए स्वतंत्र हैं आप। धर्म और उपासना, आप धर्म में से कोई सा भी धर्म मान सकते हैं, क्योंकि हम पंथ निरपेक्ष हैं, तो आप कोई सा भी धर्म सेलेक्ट कर सकते हैं, अब वो आपकी फ्रीडम है। उपासना, आप किसी की भी पूजा करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप हर ईश्वर, हर भगवान की पूजा कर सकते हैं, आपको कोई मनाही नहीं है। ठीक है, ये स्वतंत्रता इसके अंदर रखी गई है। एक और शब्द आता है जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, न्याय। न्याय कहाँ कहाँ दिया जाए। हालांकि इसमें न्याय 3 जगहों में सीधी सीधी बात कही गई है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो 3 जगहों में समाज, आर्थिक और राजनीतिक।
सामाजिक न्याय का मतलब आप किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति से उसके जाति क्षेत्र के हिसाब से कोई बिल्कुल ही पार्शलिटी नहीं करेंगे, और हम बिल्कुल नहीं करेंगे का मतलब यही हमारी बात है। सेकंड थिंग, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब अभी हमने बोला था कि जब समाज में चीज़ें बांटी जाएंगी, मतलब जो आपका संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज किस तरीके से होंगे, तो ये रिसोर्सेज आपके सीधे सीधे बांटे जाएंगे सभी को बराबर। ऐसा नहीं कि आर्थिक रूप से किसी को ज़्यादा दे दिया, कोई एक डोमिनेंट हो रहा है, किसी के पास सब कुछ है और किसी के पास कुछ भी नहीं है। जैसे अभी वर्तमान स्थितियों में अगर आप देखें तो भारत में एक ऐसा वर्ग है जिसके पास भारत की लगभग 90% इनकम है, और एक ऐसा वर्ग है जिसके पास आपका भारत में बिल्कुल ही धन नहीं है। धन से माने तो न तो पैसा है, न ज़मीन जायदाद, अर्निंग नहीं कर पाता ठीक से, और गरीबी बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन काट रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं डिफेक्ट हमारे आगे थे, लेकिन हमने शुरुआत में इसे पहले ही क्लियर कर दिया था, केंद्रित कर दिया था। एंड द थर्ड वन इज़ योर राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय से मतलब है कि जो देश है उस देश में कोई भी कुछ भी बन सकता है अपनी काबिलियत के हिसाब से। मतलब नेता का बेटा नेता बने, ये कोई परंपरा नहीं है। सीधी बात, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तो जो दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये इलेक्टेड हैं। इससे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो भी इलेक्टेड थे, और ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलरली हम किसी राजा के बेटे को ही राजा चुने, नो, कोई भी सिलेक्टेड होके जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा राजनीतिक न्याय है। समता एक ऐसा शब्द जो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। समता और समानता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। समता का मतलब इक्विटी जिसे हम बोलते हैं, समता का सीधा सीधा मतलब होता है कि जब भी हम लोग किसी काम को करें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दें। इसका मतलब है कि हम किसी में भेदभाव बिल्कुल न करें, समान अवसर प्रदान करें। कोई भी उसे सेलेक्ट और कोई भी ये कर सकते हैं कि उसे अप्रोच कर सकता है। इसी को हम कहते हैं समता। समता सभी के लिए अलग अलग होती है। ये आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हम कई बार क्राइटेरियाज स्टेबलाइज कर देते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल खोले गए हैं कि सबको पढ़ने के समान अवसर मिलें। गवर्नमेंट जो आपके कंपनीज़ खोली गई हैं वो इसीलिए खोली गई हैं कि जॉब नौकरी के क्षेत्र में सबको समान अवसर मिलें, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में ऐसा होता है कि कई बार आपकी चीज़ें अप डाउन हो जाती हैं। तो समता को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट अपने साइड से पूरी कोशिश करती है, और गवर्नमेंट मैक्सिमम स्कूलों को खोलती है पढ़ाई के क्षेत्र में। आपका विद्यालय खुलते हैं, महाविद्यालय खुलते हैं, आपके मेडिकल इंस्टीट्यूट खुलते हैं, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खुलते हैं, ताकि सभी अपना पार्टिसिपेशन कर सकें। और आखिरी जो हमने बोला था वो था बंधुत्व, भाईचारा। बंधुत्व का ये अलग से बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि भाईचारा होता क्या है, लेकिन फिर भी आप अपने देश के सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं सभी को आप समान माने, सभी को अपने ब्रदरहुड की तरह ट्रीट करें, किसी को अलग न माने। यही हमारा भाईचारा था। देन ये सारी चीज़ें आई होप सो आपको समझ में आ गई होंगी और आप इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। थोड़ा इसमें हमने बोला था कि इंग्लिश में भी बात करेंगे, बीच बीच में हमने ट्राई किया कि कुछ चीज़ों को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की, लेकिन अगर हम इसे ब्रीफ सेशन बनाएं तो इंग्लिश में हम आराम से इसमें बाद में भी बात कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश टू अनफोल्ड और टू जस्ट मेक इट क्लियर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान को थोड़ा डीपली जानने के लिए, थोड़ा समझने के लिए हम लोगों ने हकीकत में बात की भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा और समझे होंगे कि हमारी उद्देशिका क्या, क्यों और किस लिए बनी है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।